नमस्कार दोस्तों, आप सबके आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन 9A पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो बीपीएससी तैयारी फोरम में पूछे गए प्रश्न जो नमस्कार। बीपीएससी TRE 3.0 के इस विशेष विश्लेषण में सभी का स्वागत है। बिना किसी देरी के सीधा आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम 15 मार्च 2024 को हुए प्राथमिक शिक्षक के सामान्य अध्ययन पेपर का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। यह सेशन यह समझने में बहुत मदद करेगा कि इस बार सवालों का ट्रेंड कैसा रहा और पेपर का स्तर क्या था। इस पूरे विश्लेषण को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। शुरुआत में बीपीएससी TRE का एक जनरल ओवरव्यू होगा, फिर इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन पर बात होगी, इसके बाद विज्ञान और पर्यावरण, फिर करंट अफेयर्स और पॉलिटी, और आखिर में बिहार स्पेशल और भूगोल के सवालों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जनरल स्टडीज पेपर के ओवरव्यू से शुरुआत करते हैं। इस बार का पेपर काफी बैलेंस था और इसमें कई ऐसे दिलचस्प सवाल थे जिन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात। आज हम जिन भी उत्तरों पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही रिसर्च के बाद निकाले गए संभावित जवाब हैं, लेकिन अंतिम मुहर हमेशा आयोग की आधिकारिक आंसर की ही होती है। ये हम सबको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आइए अब दूसरे हिस्से यानी इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। इस बार के पेपर में इंडियन नेशनल मूवमेंट और हमारे ऐतिहासिक चेहरों को काफी तवज्जो दी गई थी। इतिहास को गहराई से समझने के लिए घटनाओं का सही क्रम जानना बहुत जरूरी है। जैसे 1858 में वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ और 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया। फिर आता है मार्च 1942 का क्रिप्स मिशन। इसकी असफलता ही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसके चलते अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करना पड़ा। सारी घटनाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। अब इतिहास के इस बेहद मशहूर और सीधे सवाल पर गौर करते हैं जो पेपर में दिखा। इनमें से किसने ये कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि ये एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? जरा सोचिए, इसका जवाब क्या हो सकता है? जी हां, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है लॉर्ड डफरिन। आधुनिक भारत के इतिहास में यह बयान स्पष्ट रूप से दर्ज है और ये पेपर में आया एक बहुत ही सीधा तथ्यात्मक सवाल था। मुजफ्फरपुर बम कांड वाले सवाल ने भी ध्यान खींचा। इससे दोनों क्रांतिकारियों के अलग अलग और दुखद अंत का पता चलता है। खुदीराम बोस को जहां फांसी की सजा सुनाई गई थी, वहीं प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली थी। अब चलते हैं तीसरे खंड की ओर, विज्ञान और पर्यावरण। इसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के कुछ बेहतरीन सवाल शामिल थे। पर्यावरण विज्ञान में BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का कंसेप्ट बहुत अहम है। अगर किसी जल स्रोत में BOD का स्तर बहुत ज्यादा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो पानी अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। बीमारियों और प्रदूषण से जुड़े विकल्पों को देखना भी काफी मजेदार था। पीलिया मुख्य रूप से पानी के प्रदूषण से फैलता है, वहीं हेपेटाइटिस A दूषित भोजन और पानी दोनों से हो सकता है। परीक्षा में ऐसे सवालों के लिए एक से अधिक वाला विकल्प सबसे तार्किक उत्तर बन जाता है। विज्ञान के कुछ ऐसे त्वरित तथ्य भी थे जो सीधे बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित थे। जैसे कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली धातु पारा है। तारों का टिमटिमाना वातावरणीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ऊष्मा को रोकने के मामले में पोर्सिलिन मग स्टील से काफी बेहतर है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है और ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है। बिल्कुल बेसिक लेकिन बहुत जरूरी। साइंस और पर्यावरण से ही जुड़ा एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल था, मल या सीवेज से प्रदूषित पानी में मछलियां क्यों मर जाती हैं? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीजन की भारी कमी। इसे हम पहले चर्चा किए गए BOD वाले कंसेप्ट से सीधे जोड़ सकते हैं। अत्यधिक प्रदूषण पानी का सारा ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे मछलियों के लिए कुछ नहीं बचता। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, करंट अफेयर्स और पॉलिटी। यहां हाल की घटनाओं और संविधान से जुड़े शानदार सवाल थे। देश के हालिया उपलब्धियों पर नजर डालना गर्व का एहसास कराता है। हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चांद पर ऐतिहासिक लैंडिंग की। G20 का ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम पूरी दुनिया में गूंजा। और क्या याद है, 2000 रुपए के नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर छपी होती है। ये सब बिल्कुल रीसेंट घटनाएं हैं।
पॉलिटी से जुड़े कुछ सीधे सीधे फैक्ट्स भी पूछे गए, जैसे भारत ने अपनी संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से अपनाया है, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 30 साल है, संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खात्मे की बात करता है और अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। स्पोर्ट्स का एक बड़ा ही ट्रिकी सवाल आया था। सवाल था, भाला फेंकने वाला वो कौन सा एथलीट है जिसके नाम ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों के खिताब दर्ज हैं। इस सवाल का सबसे मजेदार पहलू ये था कि जैन ज़िलेज़नी और नीरज चोपड़ा, इन दोनों के ही पास ये दोनों खिताब मौजूद हैं। इसलिए यहां सही उत्तर चुनने के लिए उपरोक्त में से एक से अधिक वाले विकल्प के साथ जाना होगा। परीक्षा में ऐसे ही सवाल फंसाते हैं। आखिर में सबसे जरूरी खंड, बिहार विशेष और भूगोल। किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम में स्थानीय डेटा हमेशा गेम चेंजर होता है। बिहार के एग्रीकल्चरल डेटा को देखें तो रोहतास जिला गेहूं और धान दोनों के उत्पादन में पूरे राज्य में नंबर 1 है। वहीं अगर बात चीनी के उत्पादन की हो तो पश्चिमी चंपारण सबसे आगे निकल जाता है। स्थानीय नीतियों से जुड़े तथ्य भी पेपर का हिस्सा थे, जैसे बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना 2008 में शुरू हुई थी। पटना जिले में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा बिहार की वस्त्र और चर्म नीति 2022 के तहत पेटेंट शुल्क के लिए 10 लाख रुपए तक की भारी अनुदान राशि दी जाती है। भूगोल के इन दो एकदम अलग फैक्ट्स पर भी गौर करना चाहिए। एक तरफ सोन नदी है जो मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है और दूसरी तरफ भारत में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीव्स हैं जो मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलती हैं। तो ये था बीपीएससी टीआरई 3.0 के जनरल स्टडीज पेपर का एक पूरा विश्लेषण। कामयाबी सिर्फ सवालों को रटने से नहीं मिलती, बल्कि परीक्षा के पूरे पैटर्न और उसकी गहराई को समझने से मिलती है। उम्मीद है इस विश्लेषण से सभी को अपनी तैयारी का सही अंदाजा लग गया होगा। ऑफिशियल आंसर की का इंतजार जरूर करें, पर जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या आगे की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए सिर्फ नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 9A पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो तैयारी थर में पूछे गए, जो तैयारी 4 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक आम सी दिखने वाली 150 क्वेश्चंस की बाइलिंगुअल एग्जाम बुकलेट को उठाने वाले हैं। देखने में ये सिर्फ सवालों का एक पेपर लगती है, राइट? पर असल में ये ह्यूमन नॉलेज और स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टैटिक से लगने वाले डॉक्यूमेंट के पीछे छुपे रोमांचक अनुभव को डिकोड करते हैं। इस पूरे एनालिसिस को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, रूल्स ऑफ द गेम। दूसरा, भाषा की चुनौती। तीसरा, साइंस और करंट अफेयर्स। चौथा, इंडियन हिस्ट्री। और आखिरी, मैकेनिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। रोड मैप बिल्कुल सेट है, तो आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द रूल्स ऑफ द गेम, ब्यूरोक्रेसी इन ब्लैक एंड ब्लू। एग्जाम एक्चुअली स्टार्ट होने से पहले ही जो एक इंटेंस माहौल बनता है ना, चलिए उसकी बात करते हैं। अब ध्यान दीजिए, बुकलेट सीरीज ए के इस निशान पर यह सिर्फ एक लेटर नहीं है। परीक्षा हॉल की उस स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के बीच इस एक कोड को आंसर शीट पर एग्जैक्टली एनकोड करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। यहां माइनर सी गलती की भी लिटरली कोई गुंजाइश नहीं होती। नियम इतने स्ट्रिक्ट हैं कि सुनकर ही थोड़ी टेंशन हो जाए। पहले 40 पेज की बुकलेट वेरीफाई करनी है, फिर स्ट्रिक्टली ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है, और एंड में आंसर शीट को एक सेल्फ अधेसिव एलडीपी बैग में ठीक से सील करना है। मतलब जीरो टॉलरेंस। अगर एक भी रूल टूटा या कहीं भी थोड़ी सी कटाफटी हुई तो समझिए कॉपी सीधे रिजेक्ट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और ये जो रोल नंबर का ग्रिड होता है ना, ये वो मैकेनिकल स्टार्टिंग लाइन है जहां एक कैंडिडेट की पूरी आइडेंटिटी, उसका अस्तित्व एक कोड में बदल जाता है। इस ग्रेड को परफेक्टली भरे बिना इवैल्यूएशन के इस हाई स्टेक्स गेम में एंट्री मिलना असंभव है। ऑलराइट, चलते हैं भाग 2 पर, द लिंग्विस्टिक चैलेंज फ्रॉम ग्रामर टू डायलेक्ट्स। अब ब्यूरोक्रेटिक रूल से आगे निकलकर सीधे कैंडिडेट की भाषाई क्षमता को परखा जाता है। ये सेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। एक ही मोमेंट पर ये बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी जैसे नेफ्यू का मतलब और लीप ईयर का लॉजिक चेक करता है, और अगले ही सेकंड सीधे हिंदी की पहाड़ी, अवधी और दक्षिणी जैसी डायलेक्ट्स की हिस्टोरिकल डेप्थ में गोते लगवाता है। यह सिर्फ ग्रामर का टेस्ट नहीं, बल्कि लैंग्वेज और कल्चर की एक कड़ी आजमाइश है। और ज़रूरी भी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में लैंग्वेज ही सबसे बड़ा टूल होती है ना? चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे ग्रूलिंग सेक्शन पर, साइंस एंड जनरल स्टडीज।
अ स्नैपशॉट ऑफ द वर्ल्ड। ये हिस्सा दिमाग को पूरी तरह से एक्टिव कर देता है। एक छोटा सा माइंड टेस्ट लेते हैं जो सीधे इस बुकलेट के क्वेश्चन नंबर 34 से उठाया गया है। सवाल ये है, 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं? सोचिए जरा, क्या इसका जवाब 1 सेकंड में माइंड में क्लिक करता है? सही जवाब है 15। ऐसे रैपिड फायर मैथ्स क्वेश्चंस बेसिकली ये प्रूव करते हैं कि अंडर प्रेशर स्पीड और मेमोरी रिकॉल कितना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहां हर सवाल के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स ही मिलते हैं। और सब्जेक्ट्स की वैरायटी तो वाकई दंग करने वाली है। एक तरफ बायोलॉजी है जहां मुंह में एमिलेज एंजाइम और फैट एब्जॉर्ब करने वाले लैक्टियल्स याद रखने हैं। दूसरी तरफ फिजिक्स है जहां न्यूक्लियर रिएक्टर में D2O के यूज को समझना है। फिर अचानक से इसरो का आदित्य L1 स्पेस मिशन और 2023 के रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट अब्देल फता LCC का जिक्र आ जाता है। पाचन तंत्र से लेकर अंतरिक्ष तक ये जनरल नॉलेज की एक ऐसी मैराथन है जहां लिटरली कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, टाइमलाइंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जनरल स्टडीज के इस हिस्से में छोटे छोटे MCQ क्वेश्चंस जुड़कर इतिहास की एक पूरी स्टोरी बना देते हैं। इसे एक क्रोनोलॉजिकल मैप की तरह समझते हैं। पहले 1855 का संथाल रिबेलियन, वहां से जंप मारकर अप्रैल 1930 में चंपारण का नमक सत्याग्रह, फिर मार्च 1931 का गांधी-इरविन पैक्ट और आखिर में सितंबर 1932 का पूना पैक्ट। ये केवल रैंडम डेट्स नहीं है, ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के वो अहम माइलस्टोन्स हैं जिन्हें इस एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप याद रखना एकदम लाजमी है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, द मैकेनिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, अ सिविक्स डीप डाइव। ये हिस्सा एग्जाम के इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से निकला है। इसमें एक बहुत बड़ा कोर कॉन्सेप्ट बताया गया है, पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। असल में ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिद्धांत है जो कहता है कि पॉलिटिकल पावर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए ताकि लोग अपने सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जरिए खुद पर शासन कर सकें। एक हेल्दी और आदर्श डेमोक्रेसी का बेस ही यही होता है। इसी से जुड़ा एक बहुत ब्रिलियंट सिस्टम है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसे 3 मेन पार्ट्स में बांटा गया है, विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उन्हें इंप्लीमेंट करती है और न्यायपालिका जो उनकी लीगल इंटरप्रिटेशन करती है। ये सेटअप बेसिकली इसीलिए बनाया गया है ताकि किसी एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर ना आ जाए। हर कोई एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है। काफी सॉलिड स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर है वर्टिकल पावर डिवीजन। इसमें शक्तियों को ऊपर से नीचे की तरफ बांटा जाता है। टॉप पर होती है फेडरल या यूनियन गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए काम करती हैं, जैसे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके नीचे आती हैं रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे हमारी राज्य सरकारें या लोकल म्युनिसिपैलिटीज। पैसेज के अनुसार शासन को इफेक्टिवली चलाने का ये एक काफी ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। चलिए इस डीप डाइव को इंग्लिश सेक्शन में आइए एक बहुत ही प्रोफाउंड कोट के साथ खत्म करते हैं। मैडम डी स्टेल कहती हैं, पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग योर थॉट्स, यानी विनम्रता अपने ही विचारों के बीच चुनाव करने की कला है। अब जरा सोचिए, क्या एक एग्जाम क्रैक करना सिर्फ फैक्ट्स रटना है, या फिर ये इस बात का टेस्ट है कि प्रेशर में हम अपने थॉट्स को कितने डिसिप्लिन तरीके से। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 9A को जरूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आए हो तो। पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सफर में।